क्रिएटिंग नाउअडेज देयर आर वेरियस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ वेब पेज विद एक्जिस्टिंग रेंज ऑफ टेम्पलेट्स। इंटरनेट पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। एक वेबसाइट है evanto.com। इसमें आप जब जाओगे ना आपको वेबसाइट के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, विच मेक्स इट एन ईजी जॉब फॉर इंडिविजुअल्स। जैसे अगर मुझे बनानी है तो मैं उस टेम्पलेट को यूज करके अपनी वेबसाइट बना सकती हूँ। मुझे HTML कोडिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसमें कंटेंट अपना डालना है और उसे वेबसाइट होस्टिंग पर एक तरीका होता है वेबसाइट होस्टिंग में वेबसाइट डालने का, वो करके मैं यूज कर सकती हूँ। स्मॉल कंपनीज भी कर सकते हैं। हाउएवर टू मेक अ प्रीमियम वेबसाइट या वेब पेज, एक उसके लिए टू गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ यूजिंग राइट सेट ऑफ टूल्स टू गिव शेप टू अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट व्हिच कुड बी एक्सेस्ड बाय वन एंड ऑल। बट प्रीमियम वेबसाइट बनाना हो या वेब पेज बनाना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए बेटर है आप किसी प्रोफेशनल को हायर करो सो दैट वो वेबसाइट को वो यूजर फ्रेंडली बना सके। अब क्या होते हैं, वेब पेजेस दो तरह के होते हैं, एक होती है स्टैटिक और दूसरी है डायनामिक। मैं आपको इसके एग्जांपल्स शो करूंगी वेबसाइट स्टैटिक और डायनामिक के, फिर हम आगे पढ़ते हैं। सो दिस इज अ वेबसाइट, इसका नाम है एजेंडा वेब। ये वैसे तो स्टैटिक नहीं है क्योंकि आज के डेट में स्टैटिक वेबसाइट्स थोड़े से कम होते हैं, बट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पुराने तरीके के वेबसाइट। तो अभी क्या है, ये सिंपल क्लिकेबल लिंक्स हैं। मैं अगर इनको लिंक पर क्लिक करूंगी तो ये एक पेज ओपन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो इन्होंने ऑडियो बुक्स डाला है। नाउ दिस इज एन एड, ये जो चल रहा है ये एड है विच इज प्रिपेयर्ड यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के यूज से होता है ये, और इसको बनाने के लिए अडोबी फ्लैश का इस्तेमाल होता है। अडोबी फ्लैश एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू ये बनता है। ये वैसे है GIF, बट ये यहाँ पर इसलिए स्टार्टिंग है बिकॉज आई एम यूजिंग इट एज अ PDF। सिमिलरली ये ऊपर में भी जो आप देख रहे हैं, दिस इज ऑल्सो एन एड। फिर आगे मैं चलूँ, अगर ये जो ऑप्शन देख रहे हो आपकी यहाँ डिक्शनरी है, यहाँ पे आप कुछ एंटर करो और सर्च बटन प्रेस करो तो ये आपको कहीं लेकर चला जाएगा। सो दैट्स इज जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो दिस इज एन इंटरेक्टिव वेबसाइट। मेरे सामने आप देख रहे हो जो ये प्ले हो रहा है, इसको टाइम लग रहा है लोड होने में, पहली बात तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लग रहे हैं। और ये एक प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ आपके सामने एनिमेशन है, इसे हम एनिमेशन कहते हैं, एनिमेटेड कंटेंट है। अब ये वेबसाइट हमारी आ गई। आई एम गोइंग टू प्रेस द बटन एक्सप्लोर द एग्जीबिशन। जैसे ही मैं इसे प्रेस करती हूँ, दिस इज CSS बेस्ड इंटरैक्टिव वेबसाइट। ये देखो यहाँ म्यूजिक प्ले हो रहा है, यहाँ बहुत सारे बटन्स हैं। जैसे जैसे मैं राइट साइड के बटन्स में प्रेस कर रही हूँ, ये देखो ये वाले जो है बटन्स इंटरैक्टिव होते जाए। ये बटन प्रेस करा, ये प्रॉम्प्ट गया सर्वर को, सर्वर ने मुझे दूसरा स्लाइड दिखाया। ये देखो दूसरा स्लाइड। अब यहाँ पे भी और भी बटन है, जैसे ये पाई चार्ट है फॉरेस्ट आउटलेट के साइड में, ये मूव भी हो रहा है, आउटलेट में थोड़ा सा एनिमेशन भी हो रही है। अब जैसे मैंने इसे सिलेक्ट करा, ये देखो एकदम स्पार्कल ऐसे बाहर निकले। सो दिस इज अ डायनामिक वेबसाइट। ओके, सो आई गेस अब आप लोग को आइडिया हो गया होगा व्हाट इज अ स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। So static websites doesn't change content and layout with every request unless a human manually updates the page. A simple HTML page is an example of a static content. आज के डेट में स्टैटिक वेबसाइट नहीं है। मैंने आपको जो दिखाया इट्स अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड डायनामिक। वो उसमें सारी फॉर्मेट जो है वो HTML कोडेड है, CSS डिजाइंड है, और उसमें थोड़ा जावा स्क्रिप्ट, एडोबी फ्लैश और प्लगइन्स ऐड है ऑफ गूगल एड्स, बस। और जो मैंने डायनामिक आपको दिखाया ना, वो प्योरली एनिमेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट था। तो लेट्स रीड व्हाट्स डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक अडेप्ट देयर कंटेंट और अपीयरेंस डिपेंडिंग ऑन एंड यूजर्स इनपुट इंटरेक्शन। आपने देखा मैंने एक बटन प्रेस करा तो नेक्स्ट स्लाइड आ गई, आउल की आ गई, फिर प्रेस करा फ्रॉग की आ गई। सो दैट्स चेंजेस विद द इनपुट इंटरेक्शन। इवन इन द प्रीवियस वेबसाइट भी जो उसके पहले भी मैंने आपको दिखाया, जो बताया था कि ये मिक्स है, उसमें जो ब्लू लाइंस थी, जो अगर मैं वो प्रेस करती तो वो मुझे फ्रेश पेज पर ले जाता, बट वो इंटरेक्टिव नहीं होता। वेयर एज ये इंटरेक्टिव था। or changes in the computing environment like user time, database modification, etc. Content can be changed on the client side by using client side scripting languages. ये याद रखना that this is client side scripting language. ओके, मतलब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो आप वेबसाइट में देख रहे हो ना, उसकी जो कोडिंग होती है दैट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड। टू ऑल्टर DOM एलिमेंट्स, DHTML, डायनामिक hypertext markup language. Dynamic content is often compiled on the server utilizing server side scripting. ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की वजह से आपको डायनामिक कंटेंट मिलता है, और ये लैंग्वेजेस है फॉर सर्वर साइड, मतलब बैकएंड बोलते हैं बैकएंड और क्लाइंट को फ्रंट एंड। सो फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है ये, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा आपको नहीं याद रखना। बोथ अप्रोचेज आर यूजुअली इन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस में ये यूज होता है। With growing specialization in the information technology field, there is a strong tendency to draw a clear line between web design and web development. Web design is a kind of graphic design intended for development and styling of objects of the internet information environment to provide them with high-end consumer features and aesthetic qualities. The offered definition separates web design from web programming, emphasizing the functional features of a website such as well as positioning web design as a kind of graphic design. ये देखो ये पूरी थ्योरी में बस यही कह रहे हैं कि वेब डिजाइन एक तरीके का ग्राफिक डिजाइन ही है, बट ये वेब डेवलपमेंट नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट का एक पार्ट है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। हाई एंड कंज्यूमर फीचर्स और एस्थेटिक क्वालिटीज जो है, जो अभी आपने देखा ना, उसे हम कहते हैं एस्थेटिक क्वालिटीज। और हाई एंड कंज्यूमर फीचर्स जो आपने डायनामिक वेबसाइट के को आपने देखा, ठीक है। The process of designing web pages, websites, web applications or multimedia for the web may utilize multiple disciplines such as animation, आपने animation देखा, authoring,
कम्युनिकेशन डिजाइन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी, ग्राफिक डिजाइन, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये हमारा जो आपने देखा था वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन था, जैसे जैसे मैंने बटन प्रेस किया न्यू न्यू स्लाइड्स आते चले गए। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, इंटरेक्शन डिजाइन, मार्केटिंग, फोटोग्राफी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, टाइपोग्राफी, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेस्ड ऑन दीज, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। और ये क्या है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। पहली तो मार्कअप लैंग्वेज जो होता है ये वेबसाइट के लिए यूज होता है फॉर डिजाइनिंग वेबसाइट्स, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज ये वेबसाइट्स को कनेक्ट करता है विद द सर्वर, ये लैंग्वेज यूज होती है। अब वो वेबसाइट में जो कोडिंग है उसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग, जैसे इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मतलब इटैलिक्स फॉन्ट होना या इमेजेस ऐड ऑन होना, ये सारी चीज़ें में आपका CSS का इस्तेमाल होता है। और जावा स्क्रिप्ट को मैंने आपको बताया था, प्रॉम्प्ट आपने एंटर करा और जैसे आपने सबमिट बटन दबाया वो चला गया। ASP और PHP आपके सर्वर साइड होती है। तो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, कोडिंग आपके HTML में एड ऑन की जाती है जावा स्क्रिप्ट की, जिससे आपको वो बटन दिखता है विद द हेल्प ऑफ ASP सॉफ्टवेयर कोडिंग लैंग्वेज से। जैसे ही आप सबमिट प्रेस करते हो आपका जो डेटा है वो ASP लैंग्वेज की कोडिंग से सर्वर में चला जाता है डेटाबेस के अंदर। अब डेटाबेस क्या है, सर्वर में डेटाबेस है जहाँ चीजें स्टोर होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो वो उसको लिखने के लिए, वो डेटाबेस को लिखने के लिए जो कोड्स लिखे जाते हैं वो जिस लैंग्वेज में लिखी जाती है उसका नाम है MySQL। और Oracle इज ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल होता है फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट। तो ये जो चीज है सर्वर और डेटाबेस, ये सर्वर साइड हो गया। ओके, मार्कअप स्टाइल और क्लाइंट, ये हो गए क्लाइंट साइड, यानी जो आप देख रहे हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के, ठीक है। सो वेबसाइट डिजाइन में क्लाइंट साइड कोडिंग की जरूरत पड़ती है और वेबसाइट डेवलपमेंट में सर्वर साइड और क्लाइंट साइड कोडिंग दोनों की जरूरत पड़ती है। Listed below are a few essential ingredients and formats which make the basis of a good website would be made up of, without which the web page would not be appealing enough to satisfy the needs and meet the interest of large number of audience। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, these are purely प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इनको आराम आराम से समझना। पहले तो HTTP एक रिक्वेस्ट है। HTTP आपको बताया था मैंने, कोड है URL में HTTP और HTTPS होता है। तो वो लेयर, वो जब आप किसी ब्राउजर में इनपुट करते हो तो आपकी ये एक रिक्वेस्ट है जो आप सर्वर को देते हो कि भाई सर्वर भैया ये वेबसाइट आप मुझे दिखाओ। सो दैट इज हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म ऑफ HTTP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कोलैबोरेटिव हाइपरमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ये प्लीज आप रट्टा मार लेना, अगर इन्विजिलेटर को बोलोगे तो ऐसे ही बोल देना। अब वाट हुआ होता क्या है, इट्स अ रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट सिंपल, आपने रिक्वेस्ट करा सर्वर को, सर्वर ने आपको रेस्पॉन्स करा। सो HTTP इज अ रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्रॉम्प्ट, बेसिकली स्टैंडर्ड टिपिकल ऑफ क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल होती है ये। इन HTTP वेब ब्राउजर्स और स्पाइडर्स टिपिकली एक्ट एज क्लाइंट्स। स्पाइडर्स क्या होते हैं, एक एक वेबसाइट में स्पाइडर्स आर कोडिंग, कोई ऐसा वो स्पाइडर नहीं होता है जो वेबसाइट फिजिकल स्पाइडर नहीं होते, स्पाइडर आर कोड्स। ये कोड्स रन होते हैं, जैसे कोई वेबसाइट लोड होती है तो एक पर्टिकुलर कोडिंग, उसकी कोडिंग को जब हम रन करते हैं तो वो वेबसाइट को स्कैन कर लेती है, वो कोडिंग वो वैसी बनती ही है कोडिंग जिसे हम स्पाइडर्स कहते हैं। तो ब्राउजर में जब हम कोई डोमेन नेम पुट करते हैं और जब वेबसाइट लोड होती है तो वो फेस को हम क्लाइंट कहते हैं और वो हम हैं, ठीक है। इसीलिए हमें यूजर एजेंट कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाइल एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द कंप्यूटर होस्टिंग द वेबसाइट, प्लीज ये चीज थोड़ा सा समझो, इसका क्या मतलब होता है। वाइल एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन द कंप्यूटर होस्टिंग द वेबसाइट, मैंने आपको बताया था ना बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं उनके पास सर्वर रूम्स होता है, तो सर्वर रूम्स भी कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो ये उसी का मतलब है, ये वही कह रहे हैं कि वो सर्वर होता है। ऑलराइट, सर्वर से आपको ब्राउजर जो है वो सर्वर से वेबसाइट डाउनलोड करके आपको दिखाता है, ये वही कह रहे हैं। द रेस्पॉन्डिंग सर्वर विच स्टोर्स और क्रिएट रिसोर्सेज सच एज HTML फाइल्स, जो मैंने आपको दिखाया था HTML फाइल मेरे प्रीवियस वीडियो में, एंड इमेजेस में बी कॉल्ड द ओरिजिन सर्वर। जहां से वेबसाइट आती है उसे ओरिजिन सर्वर कहते हैं। आप और मैं यूजर एजेंट होते हैं। ब्राउजर और स्पाइडर्स जो एक वेबसाइट को डाउनलोड करते हैं, दे आर क्लाइंट साइड, ठीक है। In between the user agent and origin server may be several intermediaries such as proxies, gateways and tunnels are there। अभी देखो आप, ये आप हो, ठीक है। आपने एक कंप्यूटर चलाया, ये कंप्यूटर तब तक अपने रेस्पॉन्स ये सर्वर को ना भेजेंगे जब तक इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क कनेक्शन होगा, जिसे हम कहते हैं वाईफाई या डेटा कनेक्शन, ठीक है ना। तो ये वाईफाई और डेटा कनेक्शन जो हमें मिलता है ये गेटवे कहते हैं, इंटरनेट गेटवे कहते हैं इसको, ठीक है। सो ये गेटवेज, प्रॉक्सीज, टनल्स का मतलब होता है इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए सर्वर और क्लाइंट कनेक्टेड है, ये चीज याद रखना। अगर इंटरनेट नहीं है तो क्लाइंट भी नहीं होंगे, सर्वर भी कनेक्शन नहीं हो पाएगा। आपने कई बार देखा होगा इंटरनेट फेलियर से वेबसाइट लोड नहीं हो रही है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है। GIFs, the graphic interchange format, is a bitmap image format that was introduced by CompuServe in 1987 and has since come into widespread usage on the World Wide Web due to its wide support and portability। ये आप रट्टा मारो, आपके लिए आसानी होगी, बिकॉज ये काफी टेक्निकल चीज है, इसको पढ़ने के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है। बट मैं आपको नॉर्मली बोल देती हूँ GIF क्या होती है।
छोटी सी वीडियो फॉर्मेट होती है, उसको क्या है कि फॉर्मेट बदल दिया जाता है, फास्ट फॉरवर्ड मतलब थोड़ा उसे कर दिया जाता है, थोड़ा जल्दी जल्दी वो जीएफ बनती है, और बहुत छोटी छोटे से फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ही रहता है वो, द फोटो ही रहती है, फोटो को आगे पीछे थोड़ा दाएं बाएं या किसी ने हल्का सा एक्सप्रेशन दिया, सो दैट बिकम्स अ जीआईएफ। उसका फाइल साइज होता है 8 बिट्स पर पिक्सल। द फॉर्मेट सपोर्ट्स अप टू 8 बिट्स पर पिक्सल। अब ये पूरी टेक्निकल है, इसके लिए लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं नहीं डिटेल्स में जा रही हूँ, आप बस इतना समझो जीआईएफ का फाइल साइज 8 बिट्स पिक्सल तक ही होता है। जीआईएफ 1987 में इंट्रोड्यूस करा गया था बाय कंप्यूसर्व। तो इसमें होता क्या है, जीआईएफ में क्या होता है, एक सिंगल इमेज टू रेफरेंस अ पैलेट ऑफ अप टू 256 डिस्टिंक्ट कलर्स। एक बेसिकली एक छोटी इमेज होती है, उसी को ही मूवमेंट हो जाती है, या कोई छोटी सी एक्सप्रेशन होती है, आप अपने व्हाट्सएप पे यूज करते हो, इट्स जस्ट लाइक दैट। द कलर्स आर चोजन फ्रॉम 24 बिट आरजीबी कलर स्पेस। इट आल्सो सपोर्ट्स एनिमेशन एंड अलाउज अ सेपरेट पैलेट ऑफ 256 कलर्स फॉर ईच फ्रेम। The color limitation makes the GIF format unsuitable for reproducing color photographs and other images with continuous color. यहाँ ये कह रहे हैं कि आपकी फोटो है, आपने उसमें 8 बिट पिक्सल का अगर फाइल को कन्वर्ट करा, उसको आप रीयूज नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर वीडियो फॉर्मेट्स द फाइल साइज हैज टू बी आइदर 4K और 1080 पिक्सल। तो आप सोच रहे हो 1080 पिक्सल और 8 बिट पिक्सल कितना छोटा हो जाता है, तो इसीलिए कलर फोटोग्राफ्स नहीं बन सकते, या उसे कंटिन्यूअस कलर वीडियो में आप नहीं यूज कर सकते। बट इट इज वेल सूटेड फॉर सिंपलर इमेजेस सच एज ग्राफिक्स और लोगोज विद सॉलिड एरियाज ऑफ कलर। ठीक है, जेपीईजी ये बहुत फेमस है और मैक्सिमम यूजर्स में है, बहुत ज्यादा यूज होता है। लेट्स रीड अबाउट इट। इन कंप्यूटिंग जेपीईजी, इसे जपैग बोलते हैं, इज अ कॉमनली यूज मेथड फॉर लॉसी कंप्रेशन ऑफ फोटोग्राफिक इमेजेस। देखो, ऐसे हम जो पहले पुराने जमाने में जो फोटोज खींचते थे, जिसमें फोटो एक रील में सेव हो जाती थी और फिर उसके बाद हम उसे डेवलप करा के कलर प्रिंट्स या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट्स निकालते थे, वो अलग है। लेकिन जो हम कैमराज से लेते हैं, फोन हुआ, डीएसएलआर हुआ, वो क्या करते हैं, पिक्चर्स को लेता है, उसको डिजिटाइज करता है इन पिक्सेल्स। मैंने आपको पिक्सेल्स शायद बताया ही होगा, नहीं बताया होगा तो कोई एक आधी इधर उधर के वीडियोस में होंगे। तो छोटे छोटे पिक्सेल्स होते हैं और वो उसमें कलर्स सेव होते हैं इन द फॉर्मेट ऑफ आरजीबी। ये देखो 24 बिट आरजीबी। ये छोटे जो होते हैं ना, ये 1 बिट होता है, ये 2 पिक्सल हुआ, सॉरी 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल। इस तरह से ना पिक्सेलेटेड होती है हमारी स्क्रीन। कई बार देखना, अगर किसी के लैपटॉप की अगर एक पिक्सल गायब है ना, तो वहां एक ब्लू कलर का डॉट दिखता है। सो बेसिकली क्या होता है, ये डिजिटल फोटोज पिक्सल फॉर्मेट्स में यूज, पिक्सल फोटोग्राफिक इमेजेस पिक्सेलेट पिक्सल फॉर्मेट में यूज की जाती है और जेपीईजी मेथड से उसे कंप्रेस किया जाता है। ना दिस इज प्योरली टेक्निकल पार्ट। ये एक सब्जेक्ट है आईटी में कॉल्ड सीजीआई, कंप्यूटर ग्राफिक इंटरफेस। इस सब्जेक्ट में पूरी डिटेल्स है, एक प्रॉपर चैप्टर इन जेपीईजी। आप मास मीडिया के स्टूडेंट है, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। द डिग्री ऑफ कंप्रेशन कैन बी एडजस्टेड अलाउइंग अ सिलेक्टेबल ट्रेड ऑफ बिटवीन स्टोरेज साइज एंड इमेज क्वालिटी। JPEG typically achieves 10:1 compression with little percentile loss of image quality. अब ये क्या कह रहे हैं, जो JPEG फाइल होती है उसको आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। आप अगर उसे छोटा भी करते हैं तो भी उसकी क्वालिटी वैसी रहती है। फाइल साइज को बड़ा करते हैं, मतलब अगर आपकी फाइल साइज 5 GB की है और अगर उसे रिड्यूस करके आप 1 GB पे लाते हो या 595 MB पे लाते हो, तो क्वालिटी ऑफ द फोटो खराब नहीं होती है। इसीलिए JPEG कंप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है। JPEG compression is used in a number of image file formats. It is the most common image format used by digital cameras and other photographic image capture devices, along with JPEG, JFIF. It is the most common format for storing and transmitting photographic images on World Wide Web. These formats HTML stands for Hypertext Markup Language, is the predominant markup language for web pages. It provides a means to create structured documents by denoting structural semantics for text such as headings, paragraphs, lists, links, quotes, and other items. It allows images and objects to be embedded and can be used to create interactive forms. मैंने आपको एक HTML कोडिंग दिखाई थी, तो उस HTML के थ्रू आप हेडिंग्स बना सकते हैं, पैराग्राफ्स, लिस्ट्स बना सकते हैं, लिंक्स बना सकते हैं, कोट्स दे सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ HTML एलिमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था, IMG SRC मतलब इमेज सोर्स। ठीक है, उसके बाद हेडिंग यूज होती है, दीज आर HTML टैग्स। ठीक है, आपको और अगर ज्यादा जानना है HTML के लिए तो आप ये वेबसाइट जा सकते हो w3school.com, या आप टाइप करना HTML कोडिंग, वो आपको ये वेबसाइट दिखा देंगे। इट्स पॉपुलर वेबसाइट कंसिस्टिंग ऑफ टैग्स सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स मैंने ये होता है, ये मैंने आपको दिखाया था कोडिंग करते वक्त, तो इसके बीच में मैंने लिखा था IMGSRC इक्वल्स टू विद इन कोड .jpg फाइल थी। ठीक है, फिर मैंने विड्थ बताया था, विड्थ क्या होगा 500 और कोलन यूज होता है, सॉरी, एंड हाइट थी कुछ थी, एंड विद इन दिस कोड। सो दिस इज these two are called angle brackets within the web page content. It can load scripts in languages such as JavaScript, which affect the behavior of HTML pages. Improvements in browser compliances with W3C standards prompted a widespread acceptance or usage of XML in conjunction with cascading style sheets. CSS का full form है to position and manipulate web page elements and objects. मतलब जैसे कि ये पैराग्राफ है, इसको मैं चाहूँ तो इटैलिक्स कर सकती हूँ, अंडरलाइन कर सकती हूँ, बोल्ड कर सकती हूँ with the help of CSS. And manipulate web page elements and objects. Latest standards and protocols aim to leading to browsers' ability to deliver
a wide variety of content and accessibility options to the client, possibly without employing plugins. CSS की मदद से भी आजकल वेबसाइट्स बनते हैं. XML, Extensible Markup Language, is a set of rules for encoding documents electronically. It is defined in XML 1:0 specifications produced by W3C and several other related specifications. XML's design goals emphasize simplicity, generality, and usability over the internet. It is a textual data format. XML एक textual data format है with strong support via Unicode for the languages of the world. Although XML's design focuses on documents, it is widely used for the representation of arbitrary data structures, for example, in web services. Generally, XML, अगर कोई website जो XML use करता हो, तो I can say Amazon. ये basically help करता है in storing data like your email ID, your phone number, your priorities, details of like what you like, what you don't like. Like जैसे कि अगर आप Pinterest जाते हो तो वो आपसे पूछता है what are your favorite topics. So वो XML design ऐसी करी जाती है कि वो these data they can store it. XHTML, Extensible Hypertext Markup Language, is a family of XML markup language that mirror or extend versions of widely used hypertext language in which web pages are written. While HTML5 was defined as application of standard generalized markup language (SGML), a very flexible markup language framework, XHTML is the application of XML, a more restrictive subset of SGML, because XHTML documents need to be well formed. They can be parsed using standard XML parsers, unlike HTML. देखो ये कहना चाह रहे हैं कि HTML की कोई लिमिटेशंस हैं, ठीक है. जैसे हम HTML में डायनामिक कंटेंट नहीं डाल सकते. जैसे ASP.NET के कोडिंग को सपोर्ट करने के लिए हमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स की ज़रूरत पड़ती है. सो दैट इज़ वाई HTML की कोडिंग सपोर्ट ना करे तो XHTML यूज़ करा जाता है. उसके कोडिंग में इधर उधर थोड़े से चेंजेस होते हैं, कुछ एक आध टैग्स होते हैं जो HTML को XHTML बनाता है. Hypertext Preprocessor, PHP full form, is widely used general purpose scripting language that was originally designed for web development to produce dynamic web pages. For this purpose, PHP code is embedded into the HTML source document and interpreted by a web server with a PHP processor module. मतलब एक कोड सर्वर में भी होता है और एक कोड आपके क्लाइंट साइड यानी कि आपकी वेबसाइट में भी होता है, और ये इसको प्रॉम्प्ट भेजता है तो ये रिटर्न में भेजता है. तो दोनों साइड PHP के कोड्स होते हैं, दोनों PHP के कोड होते हैं. बेसिकली क्या होता है, जैसे हम डॉग्स को बुलाते हैं ना सिटी बजा के या कुछ ऐसे नाम से, तो जस्ट लाइक और वो सुनते हो वो आ जाते हैं. तो वैसे ही क्लाइंट साइड पे सिर्फ कॉल होगा एक फाइल की, file.php करके. ऑल राइट, ये कॉल करेगा क्लाइंट साइड. सर्वर में इसकी पूरी डिटेल्स रहेगी और उसका नाम होगा फाइल, ठीक है. सो दैट्स व्हाट हैपेंस इन PHP. और उनका कहने का मतलब ये है कि सर्वर साइड में भी होंगे और HTML में वो कोड रहेगा, फाइल का नाम रहेगा, which generates the web page document. As a general purpose programming language, PHP code is processed by an interpreter application in command line mode, performing desired operating system operations and producing program output on its standard output channel. PHP एक general purpose PHP code है, processed by an interpreter application in the command line mode. Interpreter application command line mode मतलब सर्वर में इसका एक फाइल होगा. इंटरप्रीटर का काम क्या होता है कि हम जो कहते हैं वो उसको इंटरप्रीट करके दूसरे को बताता है. तो जस्ट लाइक दैट हमारा वेबसाइट भेजेगा, सर्वर उसको इंटरप्रीट करेगा और वापस हमें दिखाएगा. तो इसलिए इंटरप्रिटेशन एप्लीकेशन इन कमांड लाइन मोड इज रिलेटेड टू सर्वर परफॉर्मिंग डिजायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूसिंग प्रोग्राम आउटपुट ऑन इट्स स्टैंडर्ड आउटपुट चैनल. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल ये याद रखना है कि PHP सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. इसकी एक कोड HTML में रहती है और जैसे ही वो सर्वर में जाती है उसको सर्वर रीड करता है और उसके पास PHP की एक और कोडिंग रहती है, मॉड्यूल होता है PHP प्रोसेसर मॉड्यूल, वो उसको जनरेट करता है और क्लाइंट को दिखाता है. इतना ही आपको याद रखना है. It may also function as graphical application. PHP is available as a processor for most modern web servers and as a standalone interpreter on most operating systems and computing platforms. Categories of websites. Web pages and websites can be static pages or can be programmed via dynamic pages that automatically adapt content or visual appearance depending on a variety of factors such as input from the end user, input from the webmaster, or changes in the computing environment. Content evaluation and organization requires that the purpose of the website be clearly defined. ये content ऐसे होना चाहिए कि purpose आपका clearly defined होना चाहिए कि लोगों को मदद मिल सके आपकी वेबसाइट को समझने में. Collecting a list of necessary content, then organizing it according to audience's need is a key step in website planning. In the process of gathering the content being offered, any items that do not support the defined purpose or accomplish target audience objective should be removed. It is a good idea to test the content and purpose on a focus group and compare the offerings to the audience need. देखो ये जो कह रहे हैं कि आप अपने कंटेंट डिजाइन इट्स सिमिलर टू टेकिंग फीडबैक इन एडवर्टीजमेंट्स. वो यही कह रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट्स में हम फीडबैक लेते हैं, लोगों को हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक सर्वे करवाते हैं और उसके बेसिस पे हम अपने प्रोटोटाइप्स बनाते हैं. तो जनरली वेबसाइट की भी कुछ ऐसी है कि जब टेस्टिंग होती है, वेबसाइट की टेस्टिंग होती है, तो उसको हम हमारे सिलेक्टेड ग्रुप्स को भेजते हैं, फिर वो हमें फीडबैक देते हैं, फोकस्ड ग्रुप को हम भेजते हैं. The next step is to organize the basic information structure by categorizing the content and organizing it according to user needs. Each category should be named with a conscience and descriptive title that will become a link on the website.
मैंने आपको एक स्टोरी बोर्डिंग भी दिखाई थी जिसमें प्रॉपर पेजेस के नाम लिखे हुए थे, हेडलाइंस लिखी हुई थी। सो दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग कि उसके अच्छे से टाइटलिंग होनी चाहिए। प्लानिंग फॉर द साइट्स कंटेंट एंश्योर दैट द वांट्स और नीड्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड द पर्पस ऑफ द साइट विल बी फुलफिल्ड। ठीक है।